दोस्तों, अभी तक सालों से एक खबर जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बार सुनने को मिलती थी, वह ये थी कि भारत की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां देखते ही देखते चंद सालों में बर्बाद होने लगी। और उनकी बर्बादी भी ऐसी कि उनके ऊपर हजारों करोड़ की लोन की देनदारी रह गई। जी हाँ, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार तक इन कंपनियों को बहुत सी लड़ाइयाँ आपने देखी ही होंगी। उसके बावजूद इंडिया का टेलीकॉम स्टेबिलिटी के साथ भारत के लगभग हर इलाके में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हर वो टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिसकी भारत को फिलहाल ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था इंडिया में जब फ़ोन से एक फ़ोन कॉल करने की कॉस्ट 100 रुपये प्रति मिनट तक चली जाती थी, और अगर कोई फ़ोन कॉल रिसीव करना होता था तो आज के दिन जितना आप महीने का बिल पे करते हैं उतना एक कॉल रिसीव करने का कॉस्ट हुआ करता था। ऐसे में अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो उस टाइम में आपके पूरे महीने की सैलरी सिर्फ फ़ोन का मंथली बिल भरने में निकल जाती थी। ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि आज से 15 से 10 साल पहले ऐसा होना बहुत कॉमन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कीमतों में कमी आई और फिर ऑपरेटर भी आए, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, टेलीनॉर, एयरसेल, आइडिया, टाटा डोकोमो। लेकिन आज के समय में एयरटेल, वोडाफोन और जियो को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो पूरे देश में अपने सर्विस को पहुंचा रही है। और उतने कम ऑप्शन में भी आज आप 150 रुपये में 15 GB डाटा यूज़ कर सकते हैं, और वाईफाई से तो इससे भी सस्ता। और हमारी कॉल, हमारे SMS अनलिमिटेड हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक कंपनी का हाथ है, उसका नाम है जियो टेलीकॉम। जी हाँ, जियो के 2016 में आने के बाद 15 में से 10 टेलीकॉम कंपनी शटडाउन हो गई, बैंकरप्ट हो गई। बाकी की कंपनी ने आपस में मर्जर कर लिए एक दूसरे के साथ। ऐसा इसलिए कि हर क्वार्टर इन कंपनीज को हजारों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ इन कंपनीज के साथ और आखिर क्यों ये सब बंद हो गई, हम जानेंगे आज के वीडियो में। 1989 तक भारत में हर 200 में से सिर्फ एक इंसान के घर में ही टेलीफोन हुआ करता था, और ये अंतर बहुत बड़ा था क्योंकि 2021 में डाटा बताता है दोस्तों कि हर 2 में से एक इंसान के पास या तो मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन है। ऐसे में 3 दशक में करीब 100 गुना ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट आई है। स्लो ग्रोथ के पीछे यही रीज़न था कि सरकार ने पूरा कंट्रोल जमा रखा था। टेलीफोन कनेक्शन को लेकर 1980 के टाइम में लाखों लोग अप्लाई करते थे, हमें भी अपने घर में टेलीफोन चाहिए, लेकिन उन्हें अप्रूवल चाहिए होता था सरकार से। उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। कुछ लोगों के लिए वेटिंग टाइम 10 साल तक का था। खैर, इंदिरा गांधी जब तक प्राइम मिनिस्टर रही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इस टेलीकॉम सेक्टर को ओपन करने की, और बाद में उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 1989 तक ये कोशिश जारी रखी। कई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करने की कोशिश भी की गई, जैसे कि MTNL टेलीकॉम सर्विस को रन करने के लिए राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा को इनवाइट किया, जिनकी मदद से टेलीकॉम सेक्टर उस समय गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन 1990 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने टेलीकॉम सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट कर दिया। ऐसे में 1995 में एक ऑक्शन हुआ जिसमें टेलीकॉम लाइसेंस को बेचा गया। दोस्तों, ये वो समय था जब मोबाइल फ़ोन जस्ट एंटर हुए थे भारत में। ऐसे में जैसे ही ऑक्शन शुरू हुआ सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें बोली लगाने के लिए आगे आ गईं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में उन्हें भारत में बदलता हुआ फ्यूचर दिखाई दिया था। और उन सारी कंपनियों को ये पता था कि इस सेक्टर में आ जाने से आने वाले समय में उन्हें अनगिनत मुनाफा होने वाला था, जिसके बाद सरकार ने अपना आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लिया और टेलीकॉम सेक्टर से। लेकिन इस दौरान जो भी कंपनियां इस सेक्टर में आईं उन्हें अच्छे खासे लॉस का खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि जब टेलीकॉम सेक्टर में इन कंपनियों ने कदम रखा था तो सरकार ने उनसे लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस पहले ही देने की बात कही। ऐसे में कई छोटी कंपनियां ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो लाइसेंस फीस पहले ही चुका दें। फिलहाल ऐसे ही चलता रहा और बहुत सी कंपनियां लाइसेंस देने के बाद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने इस नियम का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सोचा गया कि पहले ही लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस लेने से बेहतर है कि एक फिक्स अमाउंट एनुअल प्रॉफिट पर सरकार को दी जाए।
और सरकार ने भी इन कंपनियों की कमाई का सालाना 8% लेने का नियम बना दिया था। ऐसे में सरकार की न्यू पॉलिसी और न्यू टेक्नोलॉजी की इन सब की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ गया। वैसे तो देश को हर छोटे स्टेप्स से फर्क पड़ता था, ऐसे में प्राइवेट कंपनीज के मार्केट में आने के बाद लोगों को 10 सालों तक फ़ोन या मोबाइल लेने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। कनेक्शन लगवाने के लिए घर घर कंपनीज अब खुद आती थी। इसके बाद वो मोबाइल फ़ोन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई। इसी वजह से फॉरेन कंपनीज के मोबाइल फ़ोन्स भी इंडिया में आ गए, और जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो न्यू टावर बनाने की ज़रूरत थी। तो ऐसे में मेजर सर्विस प्रोवाइडर साथ में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट शेयर की। इनफैक्ट कई कंपनीज ने तो सेम सेल फोन्स टावर्स को भी शेयर करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दोस्तों कई बड़ी कंपनीज इंडियन मार्केट में आ गई, जैसे कि ब्लैकबेरी और नोकिया। इन्होंने अपने बड़े पूल और स्टाइलिश मोबाइल फ़ोन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में बढ़े वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ा, और रिजल्ट ये रहा कि कंपटीशन की एक आम आदमी के लिए कॉस्ट कम हो गई। दोस्तों ऐसे में 1990 के 20 साल बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से फिलहाल बदल गई है। लेकिन 2010 के बाद चीज़ें और भी एक्साइटिंग हो गई, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा जाता है। दरअसल उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर थे, उन्हें स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनीज को काफ़ी कम प्राइस में बेचा था, जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह से 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल भी करा गया। ये होने के बाद जो मार्केट में मेजर प्लेयर्स थे, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वर्जन मोबाइल, वीडियोकॉन टेलीकॉम, इन सब ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ कम्पीट करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी बदलाव का दौर चलता रहा, क्योंकि इन कंपनियों के साथ कुछ दिक्कतें थीं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी हाई कॉस्ट थी। टेलीकॉम कंपनीज के लिए स्पेक्ट्रम फीस पे करनी पड़ती थी और टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे। ऊपर से कुछ सालों बाद न्यू जनरेशन आ रही थी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, यानी 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। सरकार स्पेक्ट्रम ऑक्शन करवाती और इन कंपनीज को हर बार बिडिंग के लिए एक हाई प्राइस देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरी कंपनी स्पेक्ट्रम को ना ले जाएं। ऐसे में बोली लगाते हुए इतना प्राइस बोल देते कि जितना पे नहीं कर पाते थे। इसी की वजह से कई कंपनीज जैसे कि एयरसेल और वर्जन मोबाइल कंपनीज कर्ज में चली गई थी। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हुई इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए 2016 में जियो से। रिलायंस जियो ने जैसे ही मार्केट में एंट्री की, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में हमेशा के लिए बदलाव आ गया, क्योंकि ये कोई आम प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो टेलीकॉम सेक्टर में ऐसे ही नॉर्मली एंटर कर रही थी। जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि बाकी कंपनीज को लॉस में लाए। अगर वो आपको याद हो दोस्तों, जब 2016 में पहली बार लॉन्च हुआ था तो उसने सब्सक्राइबर को फ्री सर्विस ऑफर की थी 3 महीने के लिए। और आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में लोगों को फ्री चीज़ें कितनी पसंद है। 1 महीने के अंदर ही अंदर जियो के पास 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर आ गए थे। इन सारे सब्सक्राइबर को अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड हाई स्पीड 4G डाटा मिला था, वो भी सब कुछ फ्री। इसी की वजह से जियो को काफ़ी लॉयल कस्टमर मिले। जियो ने अपनी फ्री सर्विस को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, जिसके बाद उनके पेड पैकेजेस मार्केट में लाए गए। लेकिन जो पेड पैकेजेस थे ये भी काफ़ी सस्ते थे और बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते थे। जी हाँ, इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे वो रुके रहे और न्यू कस्टमर जो ज्वाइन करने लगे, सिर्फ 2.5 साल में जियो के पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर आ गए, जबकि ऐसा करने में एयरटेल को 11 साल लगे थे। पहली बार देश में करोड़ों इंडियंस के पास रेगुलर इंटरनेट था, ना सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे टाउन्स और विलेज में भी। 2017 में बहुत से इंडियंस के पास पहली बार स्मार्टफोन आया। इतना डाटा कंज्यूम किया गया, एक इंडियन कंपनी यानी टी सीरीज दुनिया का लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल बन गया। इस पूरे फिनोमिना को जियो इफेक्ट नाम दिया गया। अब ये जियो इफेक्ट आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी, लेकिन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत बुरी खबर थी। कारण साफ था दोस्तों, जो रेट जियो ने सेट कर रखे थे वो इतने कम थे कि बाकी कंपनीज कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मार्केट में बने रहने के लिए
बाकी कंपनीज को भी अपना रेट कम करना पड़ा। इसकी वजह से डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई। लो टैरिफ और कर्ज की वजह से कई बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और शटडाउन कर दिया अपना ऑपरेशन को, जैसे कि एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन। दो और बड़ी मेजर कंपनीज वोडाफोन आइडिया ने एक दूसरे के साथ मर्जर कर लिया और 2018 में ये दोनों VI बन गए। इसके बाद भी इनको लॉस सहने पड़े और जियो प्रॉफिटेबल बना रहा। अब ऐसे में भारत आज के दिन सिर्फ 4 मेजर प्लेयर्स के साथ इस इंडस्ट्री में है, जो कि हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। BSNL तो सरकार की ही कंपनी है दोस्तों, और 2 बाकी कंपनीज हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर है। इसके पीछे तीसरा रीज़न भी है दोस्तों। दरअसल 1999 में सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि एक ईयरली लाइसेंस फीस की पॉलिसी होगी। टेलीकॉम कंपनीज को अपनी रेवेन्यू का 8% पे करना पड़ेगा सरकार को। ऐसे में बीते 15 सालों से अब तक डिस्प्यूट ही रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सरकार के बीच में कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है रेवेन्यू की, क्योंकि ये 8% जो लाइसेंस फीस है वह कंपनीज की टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का यानी कि AGR के लिए लिया जाता है, जिसमें कंपनीज के द्वारा टेलीकॉम सर्विस और नॉन टेलीकॉम सर्विस से इकट्ठा हुआ टोटल रेवेन्यू काउंट होता है। इसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं यानी AGR। अब ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि हम सिर्फ वही रेवेन्यू इंक्लूड करेंगे जो अपने कोर सर्विस से कमाती हैं, जैसे कि टेलीकॉम फैसिलिटीज़। और अभी तक हुआ ये है कि टेलीकॉम कंपनी ने सिर्फ अपने मेन यानी कोर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से जो रेवेन्यू आ रहा है सिर्फ उसी पर लाइसेंस फीस पे किया है। ट्रिब्यूनल ने सारी कंपनीज की कंप्लेन को सुना और उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से मिलने वाला रेवेन्यू पर ही 8% का लाइसेंस फीस लेना चाहिए। लेकिन सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनीज को पहले से डिसाइड किए हुए रेवेन्यू के हिसाब से ही लाइसेंस फीस पे करनी होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन कंपनियों को हर तरह से कमाए हुए रेवेन्यू पर 8% लाइसेंस फीस देनी होगी। अब ये डिसीजन की वजह से इन सारी टेलीकॉम कंपनीज को सरकार बाकी बची हुई फीस पे करने के लिए उन्होंने पीछे 14 सालों से नहीं की है, प्लस इन्हें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा उस फीस पर। मामले में जो कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से सरकार ने पिछले 14 सालों से बकाया के करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए बताए हैं, जो सरकार को टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से वसूलने थे, जिसमें जियो की हिस्सेदारी बहुत कम थी और उसने अपना बकाया जल्दी से चुका दिया। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी मुश्किल थी। खासकर वोडाफोन आइडिया ने कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि उसे समय दिया जाए, लेकिन फाइनली फरवरी 2023 में सरकार ने 16,000 करोड़ के बदले में कंपनी की 33% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, जिससे कि वोडाफोन आइडिया का न कर्ज चुकाने के चक्कर में आज वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा शेयर सरकार के हो गए हैं। आज के दिन ये इंडस्ट्री सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनी पे टिका हुआ है। ये बेसिकली पूरे टेलीकॉम सेक्टर खतरे में डालते हैं। BSNL जो कि सरकारी कंपनी है वो भी लॉस में है। वोडाफोन कर्ज के प्रेशर में दबा हुआ है, तो सिर्फ जियो और एयरटेल ही बचते हैं जो एक्चुअली में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऐसे में हमारे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनीज एक पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही है और बहुत से एक्सपर्ट्स को इसकी चिंता है। अब सरकार को खुद इस मामले में फिर से रिव्यू करना चाहिए। कहीं ना कहीं लाइसेंस फीस ख़त्म करते हुए स्पेक्ट्रम की कीमतों को कम करके न्यू प्लेयर्स को इस मार्केट में लाना होगा, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन टेलीकॉम सेक्टर में भी बना रहे। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।